हेलो एंड वेलकम ऑफिसर्स। आई होप आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज है हमारा लेक्चर 5 का पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड रेट ऑफ रिटर्न। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक्स हमारे जो चैप्टर 2 में है वो है टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, जो कि हमने पार्ट 1 ऑफ थर्ड लेक्चर में कवर कर लिया है। आज हम करेंगे वैल्यू ऑफ एन्युटी और रेट ऑफ रिटर्न, जो कि है हमारे पार्ट 2 का। एन्युटी का क्या मतलब होता है? एन्युटी का मतलब होता है कि जहां पे आपको कैश फ्लोज मिल रहे हैं एक इक्वल टाइम इंटरवल पर। ठीक है, जैसे कि आपको आपके पेरेंट्स से आपको अगर पॉकेट मनी मिलती थी तो उन्होंने फिक्स किया हुआ था कि आपको 100 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे, या फिर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है जिसमें आपने प्रीमियम है वो आपका फिक्स है कि आपको 40,000 10,000 वट एवर इज द अमाउंट, वो आपको एक रेगुलर इंटरवल पे देना है, चाहे वो मंथली है या फिर वो बाय मंथली है, 6 मंथली है, एनुअल है, वो सब। इसमें एक टर्म आती है एन्युटी ड्यू, जिसका मतलब है अगर पेमेंट आपको बिगनिंग में करनी पड़ रही है। सेकंड टर्म है हमारी परपेचुटी। इसमें भी सेम चीज है कि आपको कैश फ्लोज जो इनकर हो रहे हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे हो रहे हैं, लेकिन इसमें आपका कोई टाइम नहीं है कि वो कंप्लीट कब होगा। सो जैसे कि परपेचुटी का मतलब भी है ग्रामेटिकल कि इनफाइनाइट है ये। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ एन्युटी, इसमें दो चीजें आती हैं, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब क्या है? बेसिकली यही है कि अगर आप पैसे को डिपॉजिट करते हो एट द एंड हर साल में, ठीक है, 3 सालों के लिए, और उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू बताएगी कि वैल्यू क्या होगा एट द एंड ऑफ n ईयर्स। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मिस्टर एक्स है, उनको कहीं से 1000 रुपीज हर साल मिल रहे हैं 3 सालों के लिए, और वो क्या कर रहे हैं, वो पैसे को हमें अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। बैंक उनको जो है 6% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी इस एन्युटी की 3 साल के बाद? अब देखिए इसमें क्या होगा, जो लास्ट डिपॉजिट है 1000 रुपीज का, वो उनको मिल रहा है आखिरी साल में, जहां पे वो पैसा बैंक के पास है ही नहीं कि वो पैसे को यूज कर सके। तो यहाँ पे एक जीरो टाइम पीरियड हो गया बिकॉज वो लास्ट में डिपॉजिट करे, तो ये जो लास्ट वैल्यू है उसके ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो फ्यूचर वैल्यू होगा वो होगा 1000 और 0.06, जो कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये 0 जो कि है हमारा टाइम, बिकॉज वो टाइम अवेलेबल ही नहीं है कि वो बैंक में डिपॉजिट करके रख सके, बैंक उसको यूज कर सके। तो टाइम हमारा 0 है, तो आपका जो एन्युटी है उस टाइम पे वो थर्ड ईयर में वो पैसा 1000 आपका 1000 ही रहेगा। ये नॉर्मली होता है अगर हमने कोई जैसे कि आरडी बनाई है हमने, आरडी में हमने फर्स्ट अमाउंट जो है वो 12 मंथ्स के लिए यूज होगा, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो 11 मंथ्स के लिए यूज होगी, तो हमारा जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो 0 मंथ के लिए यूज होगी, तो उसके ऊपर एक तरह से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेम चीज हमारी एन्युटी के ऊपर भी आ जाती है। अब इसमें हम देखते हैं जो सेकंड डिपॉजिट है हमारा वो 1 साल के लिए अवेलेबल होगा यूज करने के लिए, तो जो उसका एन होगा दैट वुड बी 1, और उसके अकॉर्डिंगली हमारी वैल्यू जो आएगी एन्युटी की आएगी 1060। सिमिलरली जो आपका फर्स्ट डिपॉजिट होगा वो अब पूरा का पूरा 2 साल के लिए अवेलेबल होगा आगे के लिए यूज करने के लिए, तो जो उसकी फ्यूचर वैल्यू में जो टाइम पीरियड होगा वो 2 होगा, और हमारी जो उसकी वैल्यू होगी 1124 होगी। तो हमारा फ्यूचर वैल्यू एक्चुअल में कितना होगा, वो 1000 रुपए जो हम 3 सालों के लिए डिपॉजिट कर रहे थे, उन तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं हमारा, तो आ जाता है ₹3184। ठीक है, तो ये आपने वैसे नहीं कैलकुलेट करना है जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं कि हमने कर लिया कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू, ये वाली चीज एन्युटी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एक एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट फैक्टर लगा के कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एक इसमें प्रॉपर आपको एक टेबल बना होता है जिसमें कंपाउंडेड वैल्यूज लिखी होती है इंटरेस्ट फैक्टर्स की ही। अगर आप वो चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि 3 सालों के सामने 6% के ऊपर जो वैल्यू होगी वो 3184 है। तो अगर एन्युटी की आपने वैल्यू निकालनी है तो आपको सिंगल सिंगल निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा ही फिगर आउट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू में क्या है, हमें मालूम ही है कि सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज सीरीज ऑफ इक्वल पीरियोडिक पेमेंट्स। अब इसमें अपने प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी
वो आपका आएगी 1 प्लस आर और यहाँ पे आएगा एन। ठीक है, जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू हमने पहले के केसेस में भी निकाला था। तो आपने जैसे ये 9.43 कैसे है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 6% फॉर 1 टाइम। ठीक है, तो आपको ये आ जाएगा, इसको निकालना है तो ये आ जाएगी 1/1 प्लस 6% फॉर 2 टाइम्स। ये आपकी इंटरेस्ट फैक्टर्स आ जाएंगे हर साल के और फिर आप उनको ऐड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहला आता है कि रिटर्न का मतलब क्या होता है। रिटर्न का मतलब होता है जो भी पैसा आपने कमाया है या फिर गवाया है किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, आपने मान लीजिए गोल्ड के ऊपर आपने ले लिया, बीच में गोल्ड के प्राइसेस कम हो गए थे तो अब उसकी जो वैल्यू हो गई गोल्ड की वो 90 रुपीज की हो गई, तो ये आपकी रिटर्न ही है, लेकिन आपकी नेगेटिव रिटर्न हो जाएगी जो आपने 10 रुपीज गंवाए हैं आपने। ठीक है, और अगर ये बढ़ जाती है हमारी तो ये आपकी पॉजिटिव रिटर्न हो जाएगी, तो ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न को एक यूज करते हैं इसी प्रॉफिट को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये एक परसेंटेज टर्म्स में बताती है आपको कि कितना हमारा चेंज हुआ है। जैसे कि इस केस में हम देखें तो परसेंटेज 10% का ही है, दोनों केस में वो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में है। अंडरस्टैंडिंग रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली कैसे काम करता है? अगर आपने कोई एसेट खरीदा है एक पॉइंट ऑफ टाइम में और वो कुछ कैश फ्लो जनरेट करता है एट फ्यूचर में, तो आप देखते हैं कि उसने कैसे और कितना जनरेट किया है। ठीक है, तो वो यहाँ परसेंटेज हम बताते हैं कि उस एसेट से हमने कितना पैसा कमाया है, वो हमारा रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगा। तो ये बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट को, रेट ऑफ रिटर्न को हम यूज करते हैं उन इन्वेस्टमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए कि जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। जैसे कि आपने देखा कि रियल एस्टेट की जो प्राइसेस हैं काफी डाउन हो गई थी हमारे डीमोनेटाइजेशन के बाद, तो इनका जो रेट ऑफ रिटर्न था वो इन्वेस्टमेंट लोगों ने इस पे कम कर दिया था बिकॉज रेट ऑफ रिटर्न काफी कम हो गया था। रादर हमारा जो गोल्ड है उसकी जो हमारी प्राइसेस थी वो काफी बढ़ गई थी। तो काफी इन्वेस्टर्स जो है वो रेट ऑफ रिटर्न को चेक करते हैं एक अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेने के लिए। फॉर्मूला क्या है रेट ऑफ रिटर्न का? रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो है करंट वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। जैसे कि हम देखते हैं कि गोल्ड की बात कर लेते हैं हम, कि करंट वैल्यू है हमारे गोल्ड की मान लीजिए 50,000 की है। इनिशियल वैल्यू हम बहुत पहले हमारे पेरेंट्स ने लिया होगा, हम मान के चलते हैं कि 10,000 की थी, डिवाइड बाय 10,000 जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी इनटू 100, तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका 40,000 आ जाएगा अपॉन 10,000 इंटू 100 रिपीट के। तो यहाँ पे आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज वो 100% की। ठीक है, तो ये जो सिंपल रेट ऑफ रिटर्न है इसको हम कई बार बोलते हैं बेसिक ग्रोथ रेट या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम यही देखते हैं कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें उससे कितनी रिटर्न मिलने वाली है, इसके बेसिस पर ही चेक करते हैं। दो टर्म्स आपने और सुनी होंगी, रियल रेट ऑफ रिटर्न वर्सेस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहला ये है कि अगर कोई सिंपल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात करता है तो वो हमेशा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात करता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारा इन्फ्लेशन जो है, जो डिफरेंस है इन रियल और नॉमिनल का, वो सिर्फ इन्फ्लेशन के बारे में ही है। जो रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है इसमें इन्फ्लेशन को हम नहीं लेते हैं, जबकि जब हम नॉमिनल को निकालते हैं तो हम उसमें इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या करता है? वो परचेजिंग पावर जो है मनी की वो कम कर देता है, जिसका मतलब ये है कि अगर हमने 1000 रुपीज जो हमें आज मिल रहे हैं और जो 1000 रुपीज हमको 6 इयर्स के बाद मिलेंगे, उन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, बिकॉज इन्फ्लेशन भी उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम कर देता है। एक और टर्म है रेट ऑफ रिटर्न या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बताता है कि कितना रिटर्न जनरेट किया है हमारी इन्वेस्टमेंट ने, मतलब कि हमारे पैसे ने, जबकि जो इंटरेस्ट रेट होता है ये बेसिकली बताता है कि हमने एडिशनल अमाउंट क्या पे करनी है लोन के ऊपर, जो कि एक्चुअल लोन रीपेमेंट का पार्ट कभी था ही नहीं। ठीक है ना, जैसे कि हमारी ये बैंक्स वगैरह होते हैं कि अगर उन्होंने 100 रुपीज का लोन दिया है एट ₹5
5%, तो ये 5 रुपये जो हम पे कर रहे हैं वो इसका पार्ट है ही नहीं, वो अलग से ही हमें ओवर एंड अबव प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी होगी। तो वो जो रेट बताता है वो हमारा होता है इंटरेस्ट रेट। एक और टर्म आती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हम कैपिटल बजटिंग में भी यूज करते हैं। बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये एक वो रेट है जो कि इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरेट करती है। ये स्पेसिफिकली वो रेट है जहाँ पे जो हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू है जितनी भी कैश फ्लोज की, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लोज की माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये आपका जीरो आता है कि आप आज जितना पैसा लगा रहे हो और आपको फ्यूचर में जितना पैसा मिलेगा उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो कि एडजस्ट वगैरह हो चुका है। ठीक है, तो जो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो टोटल ग्रोथ के ऊपर होती है, शुरू से लेके एंड तक आपने टोटल कितना पैसा कमाया, जैसे कि हमने 400% का देखा था। जबकि IRR ये एक एनुअल बताते हैं कि एनुअली हम कितना ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ MCQs देखते हैं। द इंटरेस्ट रेट यूज्ड इन द प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज डिस्काउंटेड। यस, हमने यही पढ़ा था कि हम जो फ्यूचर वैल्यू को हम एडजस्ट करते हैं एट द रेट, वो उसको हम डिस्काउंट रेट बोलते हैं। इन्फ्लेशन रेट तो होगा ही नहीं, नॉमिनल रेट हमारा, नॉमिनल रेट क्या है, ये हमारा रेट ऑफ रिटर्न है हमारा जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होती है, तो वो भी नहीं होगा हमारा। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन है ए। Which of the following is not true regarding annuity due? Annuity due हमने पढ़ा था, ड्यू मतलब जो भी हमारी पेमेंट हो रही है वो बिगनिंग में हो रही है। So it is a series of equal cash flows, बिल्कुल ये तो एन्युटी ही की डेफिनेशन है। It is also known as deferred annuity। अगर डेफर्ड बोल दिया तो वो बिगनिंग में तो होगा ही नहीं, तो ये गलत है। कैश फ्लोज ऑकर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ये भी सही है, बिकॉज अगर टाइम पीरियड स्पेसिफिक नहीं होगा तो वो परपेचुटी बन जाएगा, तो ये एन्युटी का ही पार्ट है। पेमेंट्स आर मेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड, ये तो हमने पढ़ा ही था कि बिगनिंग में होता है वो ड्यू हो जाता है। तो हमारा जो आंसर नॉट ट्रू है वो हमारा है बी। डैश इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट और रिसीट्स ऑकरिंग ओवर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड, तो ये किसकी डेफिनेशन है, अगर ये नंबर ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड है तो वो परपेचुटी तो होगा नहीं, तो ये तो गलत है हमारा। पेमेंट्स रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड, अब जो हमने पढ़ा था इसमें ये छोड़ देते हैं। लास्ट है डैश पेमेंट्स और रिसीट्स ऑकर एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड, हमने पढ़ा कि बिगनिंग में कौन सी होती है, एन्युटी ड्यू होती है, तो हमारा ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, तो जो बाकी बचा है अगर जो एंड में पेमेंट होती है वो होती है ऑर्डिनरी एन्युटी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। The net present value of a particular investment project represents, net present value हमने देखा था क्या होती है, an increase or decrease in wealth that the project will generate for investing business। बिल्कुल हमने यही देखना है कि मुझे पैसा कितना मिल रहा है। NPV क्या होता है हमारा, PVCI माइनस PVCO कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ये हमारे NPV होता है जो कि बताता है कि प्रोजेक्ट कितना जनरेट कर रहा है। डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इनफ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, तो डिस्काउंटेड वैल्यू तो सिंपल PVCI हो जाएगा क्योंकि इनफ्लोज है। प्रेजेंट वैल्यू रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट, ये तो प्रेजेंट वैल्यू ही है, तो नेट कैसे होगा जब तक आप इसमें से माइनस नहीं करोगे। ये बात कर रहा है PVCO की। रेट ऑफ रिटर्न एट द प्रोजेक्ट विल अर्न फॉर अ इन्वेस्टिंग बिजनेस, ये तो सिंपल रेट ऑफ रिटर्न ही है, तो NPV क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, जहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है हमारी वेल्थ के ऊपर। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, ये हमने क्या देखा था, डिस्काउंटेड एट विच सेट ऑफ कैश फ्लोज हैव पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। नो, हमने ये पढ़ा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वहां होता है जहाँ पे NPV हमारा जीरो होता है। द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस, नो, ये तो सिंपल ही रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहा है। Discount rate at which set of cash flows have a zero net present value, this is true. The rate which the business has to pay to raise finance for an investment, this is wrong. So हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स ये हमारी लास्ट वीडियो थी चैप्टर 2 की, जिसमें हमने कवर कर लिया टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी और उसके वेरियस एस्पेक्ट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग और इसके बाद आगे के टॉपिक्स। अगर आपको इसमें कुछ भी
क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, so that we can spread the knowledge in the world, because sharing is caring. Thank you.